हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान का एकीकरण नामक टॉपिक। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये अधिनियम आया और इसकी धारा 8 के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जो देसी रियासतें थी उनको उन्हें उनकी सर्वोच्चता हस्तांतरित कर दी। उन्हें उनकी सर्वोच्चता हस्तांतरित करने का मतलब था उनके सामने दो ऑप्शन रखे, वो या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख सके। तो कहीं ना कहीं इस धारा के अंतर्गत जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी एक साजिश थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़ों में न तोड़ा जाए, बल्कि बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़ों में भारत का विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि उस समय 565 स्वतंत्र रियासतें थी भारत के अंतर्गत। देखिए, सर्वोच्चता हस्तांतरित करने का तात्पर्य यह था कि देसी रियासतों के पास दो ऑप्शन थे। वह भारत के किसी भी अधिराज्य यानी भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, या फिर कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व बनाए रख सकती थी। इसलिए 5 जुलाई 1947 को, ये डेट याद रखिएगा, आरपीएससी की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि रियासती जो सचिवालय है जिसका गठन गृह मंत्रालय के अधीन किया गया, होम मिनिस्ट्री के अधीन किया गया उस समय, इसका गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। और चूंकि उस समय तत्कालीन जो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, ये उस समय के गृह मंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे तत्कालीन। तो इनके अधीन ही इस रियासत सचिवालय का गठन किया गया, यानी इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो सचिव थे वो बीपी मेनन थे, जिनको तत्कालीन समस्त देशी रियासतों के बारे में गहन जानकारी थी। और बीपी मेनन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कार्य में देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन जो 565 देशी रियासतों का एकीकरण पूरा किया, साम दाम दंड भेद यानी समझाने से, किसी को पैसे के बल पे, किसी को कूटनीतिक तरीके से, तो वो संपूर्ण कार्य इन्होंने संभव किया। इसीलिए इनको लौह पुरुष की उपाधि भी दी जाती है। देखिए, भारत सरकार के रियासत सचिवालय ने एक बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया, क्योंकि 565 रियासत अगर अपना अस्तित्व कोई भी समाप्त नहीं करना चाहता, सभी जो राजा थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए सबसे पहला जो काम देसी रियासती सचिवालय ने किया वो क्या किया कि एक पैरामीटर निर्धारित कर दिया कि वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, यानी जिसकी आय 1 करोड़ वार्षिक से अधिक हो, या दूसरा पैरामीटर क्या था, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। तो इस आधार पे देखा जाए तो उस समय, जिस समय 1947 में भारत स्वतंत्र हो रहा था, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। तीन ठिकाने थे यानी चीफशिप थे, और एक एजीजी राज्य था, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइड गवर्नर जनरल। अब इनमें से देखिए, आप इस पैरामीटर को पूरा करने वाली केवल 4 रियासतें, यानी कहाँ 19 रियासतों से आपको निपटना था, और कहाँ केवल वो घट के 4 रह गई। कौन कौन सी ऐसी 4 रियासतें थी? देखिए, इनमें जयपुर, जोधपुर, मेवाड़,
और बीकानेर। देखिए इस पैरामीटर, इन दोनों पैरामीटर्स में से एक किसी पैरामीटर को पूरा करने वाले केवल उस समय राजस्थान में 4 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या मेवाड़ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मेवाड़ इसका प्राचीन नाम है, और बीकानेर। ये 4 रियासतें ही इस शर्त को पूरा करती थी, यानी केवल अब ये 4 रियासत ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। अन्य सभी रियासतों को मजबूरन राजस्थान संघ में शामिल होना मजबूरी थी, या कहें भारत संघ में शामिल होना मजबूरी बन गई थी। अब देखिए देशी रियासतों के आपसी गठन की कार्रवाई का अध्ययन कर लेते हैं कि चूंकि अब सभी पूरी भारत संघ की जो रियासतें थी उनकी एक मजबूरी थी कि केवल वही रियासतें अपना अस्तित्व बनाए रख सकती थी जो केवल 1 करोड़ से अधिक जिनकी वार्षिक आय हो या फिर 10 लाख से अधिक आबादी हो। तो ऐसी बहुत कम रियासतें थी। अन्य रियासतों के सामने एक ऑप्शन था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ संगठित होके एक संघ का रूप धारण कर लें और वो इस पैरामीटर को पूरा कर लें, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। देखिए इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास उस समय किया गया भोपाल नरेश हमीदुल्ला खां द्वारा। देखिए भोपाल नरेश की पाकिस्तान समर्थित कार्रवाई, यहाँ पे हम देखते हैं भोपाल का जो नवाब था हमीदुल्ला खां, इसकी इच्छा थी कि वह भारत में शामिल ना होकर पाकिस्तान में शामिल हो। और चूंकि उस समय हम देखें इस तरीके से यहां राजपूताना था, इस तरीके से यहां भोपाल था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। अब यहां से पाकिस्तान और यहां पे था। अब इस पाकिस्तान में शामिल होने के लिए इसको ये बीच वाले भाग भी पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए, तभी क्या हो सकता था, भोपाल का मिलन किसमें हो सकता था, पाकिस्तान राज्य में हो सकता था। क्योंकि बड़ा कठिन था कि यहाँ पे पाकिस्तान हो और बीच में पाकिस्तान हो। इसलिए इसकी जो प्रयास थे भोपाल के जो शासक था, नवाब था अबीदुल्ला खां, वो चाहता था कि बीच के सभी ये राज्य पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ताकि इसकी जो टेरिटरी है, इसका जो क्षेत्र है, वो पाकिस्तान में आसानी से शामिल हो जाए। देखिए यही बात इसमें है कि राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में मिलने के लिए इसने प्रेरित किया, ताकि उन रियासतों को पाकिस्तान की सीमा से मिला दिया जाए और इस प्रकार से भोपाल राज्य की सीमा भी पाकिस्तान से जा लगे। पाकिस्तान के जो संस्थापक थे जिन्ना भी यही प्रयास कर रहे थे, जो प्रयास हमीदुल्ला खां कर रहे थे, यानी इसको प्रोत्साहित कर रहे थे जिन्ना। वो चाहते थे अधिक से अधिक रियासतें या तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दें या पाकिस्तान में मिल जाए, जिससे भारत जो संघ हो वो दुर्बल बन जाए। कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने की साजिश थी जिन्ना की। इसलिए वो ऐसी सारी रियासतों को समर्थन दे रहे थे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थित थी या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख रही थी। भोपाल नवाब चाहता था कि भोपाल से लेके जो कराची तक, यानी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इसमें जो आने वाली सारी रियासतें हैं उनका एक समूह बन जाए, और ये समूह किस में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ताकि भोपाल का आसानी से पाकिस्तान में विलय किया जा सके। इस षड्यंत्र में हमीदुल्ला खां ने पास के जो धौलपुर नरेश थे उदयभान सिंह, इनको अपने साथ शामिल कर लिया, और इस षड्यंत्र में उनको शामिल करते हुए बाद में जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को भी इन्होंने शामिल किया अपने समूह में। लेकिन बाद में ये सारी जो षड्यंत्र थे वो सफल नहीं हो पाए, और बाद में सारे के सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण जोधपुर के जो शासक थे, धौलपुर के शासक थे, और बाद में भोपाल के नरेश भी जो नवाब थे हमीदुल्ला खां, ये भी, इनको भी भारत संघ में शामिल होना पड़ा। देखिए मेवाड़ महाराणा का राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा
कि राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाने का प्रयास किया, जिसका नाम इन्होंने राजस्थान यूनियन रखा। इस राजस्थान यूनियन का बनाने के लिए इन्होंने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सभी राजाओं को आमंत्रित किया, वहां पे एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में इन्होंने कहा कि हम सभी शासकों को मिलकर एक राजस्थान यूनियन नाम की बड़ी इकाई का गठन करना चाहिए, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व किसमें बनाए रख सके, भारत संघ के अंतर्गत बनाए रख सके, और वहां पे भारत संघ के अंतर्गत एक राज्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। देखिए, महाराणा भूपाल सिंह ने उपस्थित राजाओं से अपील की कि वो मिलकर राजस्थान यूनियन नाम का एक इकाई का गठन करें, जो भारतीय संघ के रूप एक इकाई के रूप में या राज्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। यानी इन्होंने अपनी तरफ से एक अलग से राजस्थान यूनियन नाम की इकाई के गठन करने का प्रयास किया। इनका ये प्रयास इसलिए था ताकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को मिल सके। लेकिन क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजाओं का चरित्र था वो आपसी विद्वेष से भरे हुए थे, आपसी ऊंच नीच वाले भाव से भरे हुए थे, इसलिए ये योजना जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी सफल नहीं हो पाई। उन सब ने एक दूसरे को आश्वासन तो दिया कि हम सभी इस योजना पर आपके पे विचार करेंगे, अच्छी योजना है, लेकिन इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। ये ना ही किसी सार्थक पहल के रूप में उभर कर सामने आया। देखिए, राजपूताना संघ, तो अब यहीं पे पता चलता है कि राजस्थान जब यूनियन असफल हो गया तो उसी समय जयपुर के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय, जो कछवाहा शासक थे। ये भी अपने आप को राजस्थान के सबसे प्रमुख शासकों में से एक मानते थे। वो अपने से ऊपर मेवाड़ के महाराणा को नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने अलग से एक प्रयास किया राजपूताना संघ बनाने का। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बीटी कृष्णामाचारी के सुझाव के अनुसार उन्होंने क्या किया, जयपुर में एक राजाओं का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत सरकार को हम कुछ जो प्रशासन के विषय, जिसमें हाई कोर्ट्स, हायर एजुकेशन और पुलिस वाले विषय संघ के नियंत्रण मतलब भारत सरकार को सौंप देंगे, और भारत सरकार के अलावा इन विषयों के अलावा अन्य सारे विषय इनके पास रहेंगे, राज्यों के पास रहेंगे। अगर इस मामले पर, इस जो शर्तों पर भारत सरकार सहमत होती है तो वो कह रहे थे कि राजपूताना संघ का हम गठन कर लेंगे और राजपूताना संघ को भारत संघ में शामिल कर देंगे। अगर भारत सरकार इस शर्त पर सहमति नहीं देती है तो छोटे छोटे राज्यों को अपने बड़े राज्यों में मिल जाना चाहिए, ताकि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सके। यानी कहीं ना कहीं इनका कहना था कि जयपुर रियासत, क्योंकि रियासत विभाग के उस पैरामीटर को पूरा करती थी, इसलिए उसके आसपास की छोटी रियासतें किसमें मिल जाएं, जयपुर में मिल जाएं। लेकिन यह संघ भी सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार की एक और प्रयास किए गए कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा। कोटा के महाराव भीम सिंह ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक बृहत्तर कोटा या कहें हाड़ौती संघ का निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन आपसी वैमनस्य, परस्पर ईर्ष्या के कारण यह पृथक संघ भी अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सका। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसके कारण हाड़ौती संघ भी अस्तित्व में नहीं आ सका। एक और महत्वपूर्ण आरपीएससी के लिए प्रश्न बनता है, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया, भूपाल सिंह ने। ये आरपीएससी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। कब किया? जून 1946 में। कहाँ पे? उदयपुर में। इसी प्रकार राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किसने किया? सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया? कोटा के महाराव भीम सिंह ने। तो ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं लोहारू राज्य के विलय पर। पश्चिमी राजस्थान में लोहारू राज्य
नाम का एक छोटा सा राज्य था जिसको बीकानेर के महाराजा शार्दुल अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो ये एक प्रश्न आपके सामने आरपीएससी में आ सकता है कि लोहारू राज्य को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किस रियासत ने किया। बीकानेर रियासत, उनके शासक थे शार्दुल सिंह, वो एक छोटा सा राज्य था लोहारू, उसको अपने राज्य में मिलाने के इच्छुक थे, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई और भारत सरकार द्वारा सीधे ही लोहारू राज्य को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। भारत संघ में सीधा शामिल कर लिया। इससे थोड़ा सा निराश भी रहे बीकानेर के शासक। देखिए, भारत सरकार ने लोहारी राज्य को बीकानेर राज्य में विलय कर उसका शासन सीधे ही अपने हाथों में ले लिया, जिससे बीकानेर महाराजा को बड़ी निराशा हुई। बागड़ संघ, एक अन्य बागड़ संघ, बागड़ कहते हैं दक्षिण राजस्थान के राज्यों के समूह को। तो डूंगरपुर महारावल थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने बृहत्तर डूंगरपुर या बागड़ संघ निर्माण करने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत वो डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, प्रतापगढ़ आदि राज्यों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वही इनका प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि सभी राजाएं आपसी विद्वेष से भरे हुए थे, ईर्ष्या से भरे हुए थे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपने को श्रेष्ठ साबित करने की महत्वाकांक्षाएं थी। इसलिए जो बागड़ संघ बनाने का स्वप्न था लक्ष्मण सिंह का, महारावल डूंगरपुर के थे, इनका यह प्रयास भी असफल हो गया। अब देखिए नरेंद्र मंडल सम्मेलन दिल्ली, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, इन्होंने नरेंद्र मंडल सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन किया 25 जुलाई 1947 को, यानी भारत के आजाद होने से लगभग 20 दिन पहले। लगभग इन्होंने जो देसी रियासतें थी उनके राजाओं को आमंत्रित किया दिल्ली में और उनसे 2 टाइप के समझौते पर साइन करने के लिए आग्रह किया। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये एक प्रकार से भारत संघ में विलय पर सहमति पत्र था। देखिए, एक मिलाप पत्र या ज्वाइनिंग लेटर था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय देसी राजा भारतीय संघ में शामिल हो सकता था और अपने समस्त पूरा अपना आधिपत्य केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था, यानी संपूर्ण अधिकार भारत संघ को सौंप देने का जो समझौता था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता था। पूर्णतः भारत सरकार को सारे अधिकार सौंप देना। दूसरा एक और रास्ता था देसी रियासतों के पास, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी एक प्रकार से विलय के संबंधी समझौता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थिति अलग थी। इसमें यथास्थिति के अनुसार सहमति पत्र था, अर्थात इसमें यह कहा गया था कि भाई कुछ अधिकार राजा अपने पास रख सकता है और कुछ जो महत्वपूर्ण राष्ट्र के एकीकरण से रिलेटेड, राष्ट्र की एकता अखंडता से रिलेटेड जो मामले थे वो संघ को सौंपने थे। तो ये जो समझौता था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहलाता था। लेकिन संपूर्ण विषय अगर कोई अपने भारतीय संघ को सौंपता है तो वो समझौता कहलाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और अगर कुछ अधिकार अपने पास रखते हुए, अपने पास कुछ अधिकार बाकी के जो रक्षा का है, विदेशी मामले हैं, संचार है, इस टाइप के मामले भारतीय संघ को सौंप दिए जाए, जिसमें सुरक्षा, विदेशी मामले, संचार, सूचना संचार, ये मामले संघ को सौंपते। तो इस टाइप का जो समझौता था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। माउंटबेटन ने कहा कि सभी देसी रियासतों को इन दोनों समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए, इन पर हस्ताक्षर करने का परामर्श दिया। 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन केवल जूनागढ़ जो गुजरात में है, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 तो रियासतें थीं
जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, और इसके अलावा पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश थे भारत में, वो बिना हस्ताक्षर किए रह गए थे और भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। बाकी की सारी रियासतें एक एक करके भारत में शामिल हो गई थी। अब देखें हम रियासतों का भारतीय संघ में विलय। भारत में शामिल होने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो थी बीकानेर। ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे पहले राजस्थान में या भारतीय संघ में शामिल हुई थी। बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। तो ये आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंतिम शासक थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। ये भी दोनों ध्यान फैक्ट याद रखिएगा, धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। तो ये दोनों ही अंतिम और प्रथम, दोनों ही प्रश्न आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी आएगा ये फैक्ट। देखिए 7 अगस्त 1947 को आज़ादी से लगभग 8 दिन पहले इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और भारतीय संघ में शामिल हो गए। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, ये दोनों ही जो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां के प्रभाव में आ चुके थे, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वयं प्रयासरत थे। इसके अलावा इन्होंने इस पाकिस्तान में शामिल होने के लिए किसको लिखा? जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह को भी उन्होंने प्रेरित किया कि वो भी पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन इस चीज से स्पष्ट इनकार कर दिया महाराणा भूपाल सिंह ने। उन्होंने कहा कि हमने महाराणा प्रताप के टाइम से ही मुस्लिमों के सामने समर्पण नहीं किया है और ना ही हम मुस्लिम समर्थित किसी राष्ट्र में शामिल होंगे। जोधपुर का युवा महाराजा था हनुमंत सिंह। ये 2 बार भारत में मिलन की घोषणा कर चुका था कि हम भारत में शामिल होंगे, लेकिन फिर भी ये धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह और हमीदुल्लाह खां के बहकावे में कई बार आ चुका था। देखिए स्वतंत्रता मिलने से 10 दिन पहले वह जिन्ना और भोपाल के नरेश हमीदुल्लाह खां और उदयभान सिंह के चक्कर में आ गया और इसने फिर साए नहीं किए, लेकिन बाद में माउंटबेटन और बीपी मेनन के समझाने के पश्चात इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, वायसराय और मेनन के समझाने पर। धौलपुर रियासत का विलय। धौलपुर रियासत के जो महाराजा थे उदयभान सिंह, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन जब बाद में इनको पता चला कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने भी साइन कर दिए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और हमीदुल्लाह खां ने जो अन्य लोगों को भी बरगला रहा था पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, वो भी आखिरकार दबाव में आके किस पे साइन कर देता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तब जाके धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, इन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं भला इसी में समझा कि मुझे भारत में शामिल होने के लिए क्या कर देना चाहिए? हस्ताक्षर कर देना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इन्होंने भी आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले राजस्थान की सभी रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने के अधिमिलन पत्र पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर कर दिए थे। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह अधिमिलन पत्र पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। तो ये मैंने बताया पहले भी कि आरपीएससी में आपसे लिए पूछा जा सकता है कि अंतिम शासक कौन थे? धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। और प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। मेवों का आतंक। देखिए मेव भरतपुर, अलवर और गुड़गांव के परिक्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम आबादी है। भारत विभाजन के अवसर पर भड़के दंगों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। अलवर भरतपुर में मेव जाति ने आतंक फैला रखा था और इन्होंने हिंदू
जो आबादी थी उस पर लगातार भीषण आक्रमण करते गए और हिंदुओं को लूटा, उनकी संपत्ति को छीना। इससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था। इन दंगों ने भरतपुर रियासत में लगभग 209 गांवों को पूर्णतः नष्ट कर दिया था और कहीं ना कहीं हिंदू जो जनता थी, हिंदू जो लोग थे, वो बड़े मेवों के आतंक से परेशान हो गए थे। मेव लोग भरतपुर के उत्तरी भाग में गुड़गांव और अलवर के दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाकर मेविस्थान नाम के एक अलग से राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, स्वतंत्र इलाका बनाना चाहते थे, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे अपना। उन्हें अंदर से ही अंदर भोपाल के नरेश हमीदुल्ला खां और मोहम्मद अली जिन्ना सहायता कर रहे थे, इनको अस्त्र मुहैया करवा रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की स्थिति बड़ी ही संवेदनशील हो गई थी। ऐसे टाइम पे जो अलवर के प्रधानमंत्री थे नारायण भास्कर खरे, एन बी खरे, इन्होंने मेवों के जो आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त सैन्य कार्रवाई आरंभ की। अलवर के महाराजा तेज सिंह और भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने मेवों के जो पृथक आंदोलन था, अलग से मेविस्थान बनाने का आंदोलन था, और सांप्रदायिक दंगों को पुलिस बल के सहारे से कुचल दिया। तो ये दोनों ही शासकों का नाम ध्यान रखिएगा, तेज सिंह। ये भी आरपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय मेवों का आंदोलन हो रहा था उस समय अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। और भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह। तेज सिंह का नाम एक अन्य प्रकरण में भी सामने आता है, तो ये हमें आरपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय रियासत को गांधी जी की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया था या नजरबंद कर लिया गया था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के प्रकरण में अलवर के नरेश तेज सिंह और उसके प्रधानमंत्री एनवी खरे को इस पे संदेह व्यक्त किया गया और कहीं ना कहीं इन दोनों को बाद में भारत सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया। हत्या के 3 माह पहले नाथूराम गॉडसे और उसके साथी थे वो परचूरे अलवर में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने जो एनवी खरे थे उनसे गुप्त वार्ता भी, गुप्त मंत्रणा भी इस संबंध में की थी। जब ये बात या इन तथ्यों का उजागर हुआ तो भारत सरकार द्वारा 7 फरवरी 1948 को अलवर के नरेश तेज सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया। तो ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान की किस रियासत के शासक को महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद किया गया और उनको अपनी पद से हटा दिया गया? तेज सिंह, अलवर के नरेश तेज सिंह। देखिए कुछ फैक्ट रियासतों से संबंधित देख लेते हैं। सबसे प्राचीन रियासतें थी 19 रियासतों में राजस्थान की, वो कौन सी थी? मेवाड़। तो सबसे नवीन झालावाड़, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखी जाए सबसे बड़ी रियासत जोधपुर या मारवाड़ थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। तो ये चारों फैक्ट आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कुछ बुक्स मैं आपको यहाँ पे शामिल कर देता हूँ जो इंट्रीगेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आरपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रही है उस हिसाब से कुछ बुक्सों को भी ध्यान में रखना सही रहेगा। बीपी मेनन द्वारा जो उस समय के तत्कालीन रियासत विभाग के सचिव थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। कई बार मिलान करने के लिए भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इन बुक्स को ध्यान रखिएगा। एक या दो जो बुक्स हैं उनको तो ध्यान ही रखिएगा। एक तो पहली द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट बीपी मेनन द्वारा लिखी गई। लियोनार्ड मोसले द्वारा पुस्तक लिखी गई द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, यानी ब्रिटिश राज के लास्ट दिनों की बात कौन करता है? मोसले। डी.आर. मानकेकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये ध्यान रखिएगा।
और फ्रीडम एट मिडनाइट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की आज़ादी की घोषणा रात के 12 बजे ही की गई थी। तो फ्रीडम एट मिडनाइट कॉलिंस और लेपियन ने लिखी है। तो 1, 2 और 3 ये बुक्स को आप जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी। 3 ठिकाने यानी चीफशिप थी, कुशलगढ़, लावा, नीमराना। कुश नीम ला, याद रखिएगा, कुश नीम ला, कुशलगढ़, नीमराना और लावा। जबकि एक अजमेर मेड़वाड़ा नाम का छोटा सा क्षेत्र था जिसको एजीजे क्षेत्र कहा जाता था। एजीजे क्षेत्र आज का जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं, इस तरीके से था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल। आज हम संघ शासित प्रदेशों को या केंद्र शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को कौन से क्षेत्र कहा जाता है? जो राष्ट्रपति द्वारा शासित क्षेत्र है, तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से ये एजीजे क्षेत्र थे, ये भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी गवर्नर जनरल द्वारा शासित प्रदेश थे। अब देखिए, हम सबसे पहला चरण देखते हैं राजस्थान एकीकरण का, मत्स्य संघ। पहली बात, कब इसका गठन हुआ? 18 मार्च 1948 का। अगर कहीं 18 मार्च 1948 ना मिले तो आप 17 मार्च 1948 भी इसका चूज कर सकते हो। ऑप्शन में 18 मार्च ना मिले तब हमें 17 मार्च देखना है, और ऑप्शन में 17 मार्च दे रखा हो तो कारण क्या है? राजस्थान विधानसभा की साइट पे इसकी तारीख 17 मार्च दे रखी है एकीकरण के प्रथम चरण की। देखिए, मध्य संघ के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को और चीफशिप था नीमराणा को शामिल करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अब इसमें अलवर, आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो क्षेत्र था इसको, और इसमें नीमराणा ठिकाना था, इसको मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और चूंकि इसका प्राचीन नाम, महाभारत कालीन नाम, या हम कहें प्राचीन जिस समय महाजनपद थे उस समय का काल, इसका नाम क्या था? मत्स्य जनपद था। इसलिए के मुंशी की सिफारिश पर इस क्षेत्र का नाम क्या किया गया? मत्स्य संघ किया गया। देखिए, 28 फरवरी 1948 को, सॉरी 28 फरवरी 1948 को एकीकरण से लगभग 18 दिन पूर्व, 18 दिन पूर्व इस समझौते पर इन चारों रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट कभी भी आरपीएससी में पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 28 फरवरी 1948 को इसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। चारों शासकों द्वारा इस चीज पर सहमति बनाई गई थी कि हम सब मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं। इसे मत्स्य संघ के मुंशी के आग्रह पर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि किसके कहने पर मत्स्य संघ का नाम दिया गया? के मुंशी के कहने पर। इसका उद्घाटन तत्कालीन एक केंद्रीय मंत्री थे एनबी गॉडगिल द्वारा किया गया। 18 मार्च 1948 को भरतपुर के जो किले थे उसमें कचहरी कला नामक स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आरपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, तो आगे भी आप ध्यान रखिएगा। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी और इसके जो महाराजा थे वो बनाए गए थे उदयभान सिंह, राज प्रमुख। महाराजा धौलपुर थे उदयभान सिंह, इनको थोड़ा सा संतुष्ट किया गया और इनको क्या बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। अलवर के प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का कौन था? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ की उस समय जनसंख्या लगभग 18.38 लाख थी और वार्षिक आय 184 लाख रुपये थी। कुछ अन्य प्रमुख नेता जो इस मंत्रिमंडल में शोभाराम कुमावत
के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे वो कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, मास्टर भोलाराम अलवर से, गोपीलाल यादव और मंगल सिंह धौलपुर से, और चिरंजी लाल शर्मा कहाँ से चुने गए थे? करौली से। द्वितीय चरण पे आते हैं हम, राजस्थान संघ। देखिए पहला मत संघ 18 मार्च 1948 को, और इसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। देखिए इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों को एक शामिल कर लीजिए एक ग्रुप में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनका 2 का एक पेयर बना लीजिए। टोंक, शाहपुरा, इन दोनों का एक पेयर। किशनगढ़, प्रतापगढ़ रियासत और कुशलगढ़, 3 गढ़ हैं। देखिए प्रतापगढ़, किशनगढ़ और कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना है। इस तरीके से इसमें 3, 3, 6 और 4, 10, यानी 9 रियासतें और एक क्या है? ठिकाना है। इसमें देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 रियासतें ये हैं। फिर आपकी 2 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये है आपका कुशलगढ़, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, ये हो गए। और टोंक और शाहपुरा, ये हो गए। लावा को बाद में जयपुर में शामिल कर दिया गया था, मैं बताऊंगा आपको आगे। देखिए तो ये जो 10, 9 रियासतें और एक ठिकाना था, इन सबको मिला के राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। अब जिस समय इस राजस्थान संघ का निर्माण किया जा रहा था, उस समय क्योंकि सबसे बड़ा जो आमदनी के हिसाब से राज्य था वो था कोटा, हित के हिसाब से और इनकम के हिसाब से, इसलिए कोटा के महाराजा भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया जा रहा। लेकिन वंश परंपरा के हिसाब से बूंदी के जो हाड़ा राजपूत थे वो कोटा से भी ज्यादा प्राचीन थे। ये बूंदी के महाराजा को कोटा के महाराज को राज प्रमुख बनाया जाना कहीं ना कहीं अपना अपमान लग रहा था। इसलिए बूंदी के महाराज चाहते थे, क्योंकि इस क्षेत्र के बीच में मेवाड़ रियासत पड़ती थी। ये मेवाड़ रियासत के महाराजा भूपाल सिंह को कहीं ना कहीं वो इस राजस्थान संघ में शामिल करने के लिए आग्रह कर रहे थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लगभग 1200 सालों की जो वंश परंपरा है स्वतंत्रता की, वो हमने अभी तक त्यागी नहीं है और हम आगे भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बूंदी महाराज इससे नाखुश रहे और मजबूरी में उन्होंने इस राजस्थान संघ में शामिल होना स्वीकार किया। देखिए इसका उद्घाटन भी एन.वी. गौड़गिल ने किया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा बने। ये बात ध्यान रखिएगा, आरपीएससी में पहले कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। एन.वी. गौड़गिल। कोटा इसकी राजधानी बनाई गई और कोटा के महाराज भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया राजस्थान संघ का। और जो बूंदी के महाराजा थे बहादुर सिंह, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया और डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह को इसको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट आरपीएससी में आने के लिए महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इस समय इसकी राजधानी जो राजस्थान संघ की कोटा बनाई गई थी। राजस्थान संघ की जो जनसंख्या थी इस समय 23.5 लाख थी और वार्षिक आय लगभग 2 करोड़ थी। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ये साइन कर रहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कमेंट्स किया था जब मेवाड़ के महाराणा ने इस राजस्थान संघ में शामिल होने से इनकार किया कि मेवाड़ की 20 लाख जनसंख्या के भाग्य का फैसला केवल महाराणा भूपाल सिंह और उनके प्रधानमंत्री राममूर्ति
नहीं कर सकते। तो ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कभी कि ये स्टेटमेंट किसका है, माणिकलाल वर्मा का। अब देखिए मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय, क्योंकि मेवाड़ को ये लग तो चुका था कि अधिकतर आसपास की जो सारी रियासतें हैं वो किस में शामिल हो रही है, भारतीय संघ में शामिल हो रही है, और उनका अलग से पृथक अस्तित्व बनाए रखना बड़ा कठिन होगा। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रयास करना आरंभ किए, और उनको जो प्रधानमंत्री थे राममूर्ति, उनके माध्यम से उन्होंने भारत सरकार के रियासत विभाग के समक्ष 3 अपनी शर्तें रखी। देखिए, सर राममूर्ति ने भारत सरकार को महाराणा की 3 प्रमुख मांगों से अवगत कराया। कौन कौन सी मांगे थी? पहला, महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी महाराणा भी राज प्रमुख बने रहे और उनके बाद उनके आने वाली संतानें भी राज प्रमुख बनी रहे। दूसरी बात, उन्हें 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जाए। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रीवी पर्स उस समय हर एक राजा को लगभग 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया था, उनकी सभी के क्षेत्र के हिसाब से, उनकी आय के हिसाब से, उनके ओहदे के हिसाब से। लेकिन उस समय 565 रियासतें थी। 565 रियासतों के हिसाब से उस समय 10 लाख, 5 लाख इस हिसाब से निर्धारित किया गया था। अगर एक महाराजा को अधिक दिया जाता तो कहीं ना कहीं सब अधिक प्रीवी पर्स की डिमांड करते, और उस समय भारत सरकार के ऊपर पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। बहुत सारा जो राजस्व था वो पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया था, राजकोष का भी बंटवारा हो गया था। ऐसे समय भारतीय सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता, लेकिन इन्होंने 20 लाख प्रीवी पर्स की डिमांड की। आखिरकार इसको शामिल करना ही था, तो इसके लिए दूसरा रास्ता वल्लभ भाई पटेल द्वारा निकाला गया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी कुछ मांगों को विचार करेंगे, लेकिन उनको पूर्ति कैसे करनी है ये उनको डिसाइड करना था। देखिए, तीसरी जो डिमांड थी वो थी उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। तो ये डिमांड को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक चीज रखी गई कि एक अधिवेशन कोटा में भी होगा। संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख की डिमांड रखी गई थी, लेकिन इसके स्थान पर आजीवन राज प्रमुख रखा गया। देखिए, अब रियासत विभाग ने इनकी शर्तों को पूरा कैसे किया। पहली शर्त, वंशानुगत राज प्रमुख के स्थान पर आजीवन राज प्रमुख, यानी मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, वो आजीवन राज प्रमुख रहेंगे, लेकिन उनकी संतानों को राज प्रमुख नहीं माना जाएगा। पहली शर्त पूरी की गई। दूसरी शर्त थी 20 लाख प्रीवी पर्स की। तो 20 लाख रुपए दिए गए, लेकिन उसको दूसरे तरीके से दिए गए ताकि अन्य राजा इसकी डिमांड ना कर सकें। उन्होंने कहा भाई आपका ओहदा अन्य राजाओं और जो शासकों से उच्च है, इसलिए आपको 10 लाख प्रीवी पर्स दिया जाएगा, और 5 लाख रुपये आपको वार्षिक अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, और 5 लाख रुपये आपको धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दिए जाएंगे। इस तरीके से जो 5 लाख और 5 लाख, ये जो राशि है अन्य किसी को नहीं दी जाएगी। एक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, दान दक्षिणा के लिए, और वार्षिक अनुदान के लिए 5 लाख। तो इस तरीके से आपकी जो डिमांड थी 20 लाख की वो पूरी कर दी रियासत विभाग ने। दूसरी बात थी उदयपुर को राजधानी भी मान लिया, एक अधिवेशन कोटा में रखना प्रतिवर्ष, ये एक समझौता हुआ। अच्छा, ये जब शर्तें पूरी हो गई तो मेवाड़ के महाराणा ने भी संयुक्त राजस्थान के गठन से 7 दिन पहले 11 अप्रैल 1948 को इस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, 11 अप्रैल 1948 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका उद्घाटन किसका? संयुक्त राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया गया। तो ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों फैक्टों को ध्यान रखिएगा आप आरपीएससी के लिए, कि संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 11 अप्रैल 1948 को। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में। राज प्रमुख भोपाल सिंह बनाए गए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह बनाए गए, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के नरेश और डूंगरपुर नरेश को बनाया गया। प्रधानमंत्री इसके माणिकलाल वर्मा को बनाया गया। अब आते हैं हम बृहद राजस्थान के निर्माण पर। मेवाड़ के महाराणा का राजस्थान संघ में शामिल होना अपने आप में रियासत विभाग की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं मेवाड़ के महाराणा की सभी मांगे थी वो 1 बाई 1 करके स्वीकार की गई। बृहद राजस्थान के निर्माण में देखिए, अब कुछ बड़ी रियासतें बच रही थी जिनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर थी। इन सभी रियासतों को शामिल करने की बड़ी चुनौती थी रियासत विभाग के सामने। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जयपुर रियासत को कहीं ना कहीं इसमें शामिल होने के लिए क्या किया? दबाव भी बनाया और उनके लिए जो उनकी डिमांड थी उनके बारे में चर्चा करना आरंभ किया। समाजवादी दल के नेता डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को एक सार्वजनिक सभा में एवं बृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की। जो समाजवादी नेता थे, जिनमें सबसे प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो कहीं ना कहीं संयुक्त एक प्रकार से बृहद राजस्थान के निर्माण की बात कर कि जल्द ही बृहद राजस्थान का निर्माण किया जाए, सभी रियासतों को राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर भी राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भी एकीकृत राजस्थान की मांग कर रहे थे। इस समय रियासत विभाग कहीं ना कहीं जो समाजवादी दल थे इनको, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी समाजवादी थे, इनको इसका श्रेय नहीं देना चाहते थे बृहद राजस्थान का या एकीकृत राजस्थान के निर्माण का। इसलिए उन्होंने अपने स्तर पे भी जयपुर की रियासत से बातचीत करना आरंभ किया। बीपी मेनन ने इन सभी शासकों से जो बच रहे थे अभी उनसे बातचीत करना आरंभ किया। जयपुर के महाराजा ने 2 शर्तें रखी रियासत विभाग के समक्ष कि जयपुर के महाराजा को बृहद राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी डिमांड रखी कि जयपुर को भावी राजधानी बनाई जाए। यहाँ पे एक बड़ी गंभीर चुनौती थी। जब इन दोनों चुनौतियों से बीपी मेनन ने वल्लभ भाई पटेल को अवगत कराया तो वल्लभ भाई पटेल ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को एक संदेश पहुंचाया और दूसरी तरफ जयपुर के महाराजा से भी कहा कि अगर आपकी ये दोनों शर्तें मान ली तो फिर आप आपके वादे से नहीं मुकरोगे। यानी आपको अगर वंशानुगत राज प्रमुख बना दिया गया और जयपुर को राजधानी बना दिया गया राजस्थान की, तो आपको संयुक्त राजस्थान में या बृहद राजस्थान में शामिल होना ही पड़ेगा। जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने अपना आश्वासन दिया। उधर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को एक चीज कहा, क्योंकि जयपुर और मेवाड़ दोनों रियासत श्रेष्ठता की दौड़ में एक दूसरे के साथ थी। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से एक निवेदन किया कि आप सदैव से जयपुर के ऊपर श्रेष्ठता चाहते हो, तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा से कहा कि हम आपको महाराज प्रमुख बनाएंगे और दूसरी बात, आपकी राजधानी, क्योंकि आप महाराज प्रमुख रहोगे और आपकी राजधानी जयपुर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रभुसत्ता और आपकी श्रेष्ठता जयपुर के महाराज के ऊपर साबित हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी तुष्टिकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन द्वारा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह इसके लिए तैयार हो गए। बाद में जब इसका पता चला जयपुर के महाराजा को, लेकिन पहले ही उनसे ये चीज सुनिश्चित कर ली गई थी कि अगर ये चीजें स्वीकार कर ली गई तो आप अपने वादे से नहीं मुकर सकते। आखिरकार जयपुर के महाराजा को भी अपनी बात माननी पड़ी और मेवाड़ के महाराणा भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि जयपुर को भावी राजधानी बना दिया जाए और
जो जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय, उनको राज प्रमुख बना दिया जाए। वंशानुगत राज प्रमुख नहीं बनाया गया, केवल राज प्रमुख बनाया गया। देखिए, मेनन ने विलय की शर्तों पर विचार करने के लिए विचार किया, किसके साथ? वल्लभ भाई पटेल के साथ, और बाद में ये बातें स्वीकार कर ली गई, जिसमें केवल वंशानुगत राज प्रमुख के स्थान पर वही आजीवन राज प्रमुख माना गया। 1949 में 14 जनवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में एक सार्वजनिक सभा में बृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। इस समय संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें शामिल की गई: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अच्छा, यहाँ पे लावा जो ठिकाना था, जो टोंक में था, वो पहले ही जयपुर में शामिल हो चुका था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब जयपुर रियासत शामिल हुई संयुक्त राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, इनको आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। जोधपुर और कोटा के जो महाराजा थे, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले भी पूछा गया है आरपीएससी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को, और इसीलिए वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि अधिकतर राजस्थान का निर्माण और गठन इस समय, इस तारीख तक हो चुका था। हीरालाल शास्त्री ने 4 अप्रैल 1949 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली या उस पद को ग्रहण किया। तो यानी 5 दिन बाद, 30 मार्च से 5 दिन बाद 4 अप्रैल को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। पी सत्यनारायण समिति, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आरपीएससी में आपसे पूछा जाएगा कि किस कमेटी के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया? पी सत्यनारायण कमेटी साहब। इसके अलावा कुछ अन्य जो नगर थे, उनमें विभिन्न प्रकार के विभागों की स्थापना की गई, वो भी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई। कौन से? हाईकोर्ट स्थापित किए गए जोधपुर में, शिक्षा विभाग का कार्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया, खनिज विभाग का कार्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया, कृषि विभाग का कार्यालय भरतपुर में, और वन और सहकारी विभाग कोटा में स्थापित किए गए। तो ये आरपीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था, 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के आदेश पर लावा जो ठिकाना था, उसको जयपुर राज्य में शामिल कर दिया गया था। तो जैसे ही जयपुर रियासत का मिलन संयुक्त राजस्थान में हुआ, वैसे ही कहीं ना कहीं लावा रियासत भी किसमें शामिल हो गई? लावा जो ठिकाना था वो भी संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गया था। ये चतुर्थ चरण में ही आएगा लावा का किसमें शामिल होना? संयुक्त राजस्थान। अब जो 5वां इसका नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, यानी बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हो चुका था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के बाद, और उसमें संयुक्त किया गया 5वें चरण में मत्स्य संघ को। देखिए, 15 मई 1949 यानी 30 मार्च के लगभग 45 दिन बाद, 45 डेज बाद, मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन मेवों का जो आतंक था, उपद्रव थे, वो सरकार के लिए चिंता का विषय लगातार बने हुए। भरतपुर किसान सभा ने भी ब्रज प्रदेश नाम से भरतपुर धौलपुर को अस्तित्व अलग से बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई हम अलग से एक ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे, जिसमें भरतपुर और धौलपुर दोनों रियासतें शामिल की जाएंगी, इसकी मांग रखी। तो कहीं ना कहीं अब जो मत्स्य संघ एक अलग से बनाया गया था, उसके टूटने के भी खतरा दिखाई देने लगे थे। अब ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मत्स्य संघ का विघटन तो नहीं हो जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने
14 फरवरी 1948 को एसएन सप्रू को भरतपुर पर अधिकार करके भरतपुर राज्य में अपना प्रशासक बनाया। उन्होंने कहा भाई ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मत संघ का ही विघटन हो जाए, इसलिए अपना एक प्रशासक भेजा एसएन सप्रू। दूसरी ओर 13 फरवरी 1949 को मत संघ के जो शासक थे उनको दिल्ली में बुलाया गया और मत संघ के उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए या राजस्थान में शामिल किया जाए, इसके विलय पर वार्ता के लिए उनसे बैठक बुलाई गई है। अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय पर सहमति जता दी थी, जबकि धौलपुर और भरतपुर के शासक यूपी में मिलने के लिए बात कह रहे थे, लेकिन फिर भी धौलपुर के जो शासक थे उन्होंने कहा कि भाई जनमत से इसका निर्णय किया जाए। देखिए, भरतपुर धौलपुर के शासक राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। बाद में धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छा अनुसार निर्णय लेने की बात कही। भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकरराव समिति का गठन किया गया। ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन कि किस कमेटी की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर को मत संघ में मिलाया गया। तो शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, क्योंकि शंकरराव देव समिति ने ही कहीं ना कहीं इसका गठन किया गया था इनकी जो दोनों रियासतों की जनता की राय जानने के लिए। और इसके जो सदस्य थे वे सिद्धवा, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि शंकरराव समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। समिति ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जनता किसमें शामिल होना चाहती है, राजस्थान में शामिल होना चाहती है। इसलिए 15 मई 1949 को मत संघ को किसमें शामिल कर दिया गया, राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। और वहां के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, इनको भी हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसे संयुक्त बृहद राजस्थान नाम दिया गया इस पूरे संघ को। देखिए, इसके बाद हम आते हैं छठे चरण पे, राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त बृहद राजस्थान में आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया और छठा चरण कंप्लीट होता है राजस्थान का एकीकरण का। यह कंप्लीट हुआ 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे जो राजपूताना था इसका विधिवत नाम से राजस्थान दे दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजपूताना का वर्तमान नाम राजस्थान कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये आरपीएससी के लिए पहले आया हुआ है क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में कि राजस्थान का नामकरण कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो ये छठा चरण कंप्लीट होता है। छठे चरण में एक समस्या आती है, सिरोही के विलय की समस्या। अब इसको समझिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए और जो माउंट आबू और दिलवाड़ा ये पर्यटन क्षेत्र थे और आय का एक बड़ा स्रोत थे, तो इसको राजस्थान में सम्मिलित किया जाए या गुजरात में सम्मिलित किया जाए, इस पर वहां के दोनों ही क्षेत्र के जो नेता थे वो चाहते थे इस क्षेत्र को, गुजरात के नेता चाहते थे गुजरात में शामिल किया जाए और राजस्थान के नेता चाहते थे राजस्थान में शामिल किया जाए, क्योंकि आय का एक बड़ा स्रोत था ये क्षेत्र, पर्यटन स्थल थे। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू और दिलवाड़ा के क्षेत्र सहित सिरोही का एक भाग किसमें मिला दिया, गुजरात में। गुजरात उस समय आता था बंबई प्रांत में, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि बंबई प्रांत, ठीक है ना, गुजरात में मिला दिया, वर्तमान गुजरात है और उस समय का तत्कालीन बंबई प्रांत था, बंबई प्रांत में मिला दिया। इसका राजस्थान में बड़ा विरोध हुआ। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल सहित कुछ क्षेत्र सिरोही का राजस्थान को दे दिया गया। जब ये डिमांड की गई तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक विरोध हुआ। पहले तो संपूर्ण क्षेत्र ही किसको दे दिया गया था, गुजरात को या कह सकते हैं बंबई प्रांत को, लेकिन जब गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में संघर्ष हुआ तो एक प्रकार से डिप्लोमेसी की गई, एक कूटनीति का
उपयोग किया गया और हाथल सहित सिरोही का लगभग 200 गांव किसको दे दिए, राजस्थान को दे दिए गए, और बाकी का जो माउंट आबू और दिलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो किसको सौंप दिया, बंबई प्रांत को। इनको माउंट आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र सौंप दिया। इसका राजस्थान में बड़ा विरोध हुआ। देखिए अभी एक एग्जाम में आया है कि हाथल का राजस्थान में जो विलय है वो राजस्थान के किस चरण में हुआ, छठे चरण में। हाथल क्या है, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है। लाल जो उस समय के हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सिरोही और गोकुल भाई भट्ट एक ही हैं और हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। अर्थात सिरोही का कुछ भाग किसको दे दिया गया था, बम्बई प्रांत को दे दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा सिरोही चाहिए, आधा सिरोही हमें नहीं चाहिए। इसके फलस्वरूप सिरोही में व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया। इसका नेतृत्व गोकुल भाई भट्ट ने किया और उनके साथ साथ बलवंत सिंह मेहता ने किया। इस आंदोलन को पटाक्षेप यानी ये समाप्ति तब हुई जब भारत सरकार ने इस सिरोही के विलय का जो प्रकरण था वो राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा कि भाई किस में विलय किया जाए, आप इसके बारे में बताइए। सप्तम चरण देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ और ये अंतिम चरण था राजस्थान के एकीकरण का। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो राजपूताना प्रांतीय सभा थी वो मांग कर रही थी कि बृहद राजस्थान के अंतर्गत अजमेर का इलाका भी शामिल किया जाए। लेकिन अजमेर में जो कांग्रेस के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार थी वो कह रही थी कि छोटे छोटे प्रांत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनका हित उसमें था। अजमेर का कांग्रेस नेतृत्व था वो इस पक्ष में नहीं था कि अजमेर का विलय किस में किया जाए, राजस्थान में किया जाए। देखिए 1952 के आम चुनावों में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल अजमेर में शासन कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये तर्क दे रहा था कि छोटे छोटे राज्य ही प्रशासन की दृष्टि से उपयुक्त हैं। कहीं ना कहीं वो अजमेर के विलय का विरोध कर रहा था राजस्थान। तो वहां का नेतृत्व दलित दे रहा था कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य बनाए जाना ही उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं की इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सिफारिश की कि भाई अजमेर को किसमें मिला दिया जाए, तुरंत ही राजस्थान में मिला देना चाहिए। 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू का क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया। तो ये डेट ध्यान रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण कंप्लीट हुआ इस तारीख को 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इसके अन्य सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। पन्नीकर इस तरीके से कह सकते हैं हम, के.एम. पन्नीकर इसके क्या थे, सदस्य थे। इनकी सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में मिला दी गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिला दिया गया। जबकि जो सिरोंज क्षेत्र था राजस्थान का वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। देखिए राजस्थान की झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र था, ये मध्य प्रदेश में मिला दिया। इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1 नवंबर राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। देखिए 1 नवंबर 1956 को राजशाही का अंतिम अवशेष था राज प्रमुख का पद, ये समाप्त कर दिया गया। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का नया पद सृजित किया गया। ये अभी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे पद पर नियुक्त होने वाले। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया जो 18 मार्च 1948 से आरंभ हुई, ये इसमें कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान में दो तरीके की रियासतें थी, सैल्यूट स्टेट्स और नॉन सैल्यूटिंग स्टेट, यानी ऐसे इस राज्य जिनको सलामी दी जाती थी और जिनको सलामी नहीं दी जाती थी। सर्वाधिक सलामी 19 तोपों की दी जाती थी, जो किसको दी जाती थी, मेवाड़ के महाराणा को। इसके अलावा 17 तोपों की सलामी, कुल में 8 राज्य थे, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर, भरतपुर, करौली, कोटा, बूंदी टोप के। 15 तोपों की अन्य सलामी 9 राज्यों को दी जाती थी, और 13 तोपों की सलामी सबसे जो नवीन रियासत थी, सबसे कम झालावाड़ को दी जाती थी। जबकि सबसे ज्यादा 19 तोपों की सलामी किसको दी जाती थी, मेवाड़ के महाराणा को दी जाती थी। इसके अलावा नॉन सैल्यूट स्टेट जो हमारे ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, इन शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इन्हें नॉन सैल्यूटिंग स्टेट कहा जाता था। मेरवाड़ा और अजमेर में पृथक से विधानसभा थी 1952 के, जब चुनाव में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस समय वहां पे अलग से विधानसभा थी। इस विधानसभा को कहा जाता था धारासभा, और इसमें 30 सदस्य शामिल थे। आप ये बात ध्यान रखिएगा, अलग से ये फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा में पृथक से विधानसभा थी, जिसको क्या नाम से जाना जाता था, धारासभा। 30 सदस्य थे इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में 3 श्रेणी के राज्य थे, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। अब देखिए, ए श्रेणी के राज्य वे थे जो सीधे ब्रिटिश प्रभाव में थे, प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जैसे बिहार, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, बंगाल प्रांत। इनके जो प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता। बी श्रेणी के राज्य ऐसे थे जो छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बने थे, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रांत है। इनके जो प्रमुख को क्या कहा जाता था, राज प्रमुख। और सी श्रेणी के राज्य ऐसे थे, छोटे छोटे राज्य, जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता, जिसमें अजमेर और दिल्ली शामिल थे। देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 द्वारा ए और बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया। इन दोनों का ये जो अंतर था वो समाप्त कर दिया, और राज प्रमुख नाम का ये जो पद था वो ही समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर केवल राज्यपाल का पद ही रखा गया। अब केवल 2 ही प्रकार के राज्य रह गए, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित। केंद्र शासित को जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर क्षेत्र थे उनको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहा गया। इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेहनत करते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू।